हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुथार और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर एमसीक्यूज़ का पार्ट 2, जिसमें मैंने कुछ कंसीडर किए हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो कुछ पिछले ईयर में आए हुए हैं और कुछ आगे आने की संभावनाएं जिनकी बनी हुई है। ठीक है, तो ये बाईलैंग्वेज सेशन रहेगा। इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पसंद आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे इसमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो पहले हम शुरुआत करते हैं हमें आज के इस बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, जिसकी थ्योरी एंड कंसेप्ट मैं कम्प्लीटली आपको समझा दूंगा। इसकी पूरी थ्योरी एंड इसके जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको बता दिए जाएंगे, ताकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आगे मॉडिफाई होकर आएँ तो आप उसे आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँ। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो साइबर अटैक होते हैं, साइबर अटैक होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो पीयर टू पीयर होते हैं, पीयर टू पीयर, एंड एक होता है कंप्यूटर एज अ होल। इन दोनों का मतलब समझिए। पीयर टू पीयर के मतलब एक सिंगल बंदे के ऊपर, और एक कंप्यूटर एज ए होल के अंदर मतलब कंप्यूटर के ऊपर, पूरे के ऊपर ही हो जाता है, पूरे के पूरे सर्वर के ऊपर जो अटैक होता है उसे हम बोलते हैं जी कंप्यूटर एज ए होल। ये साइबर अटैक के दो पार्ट हैं। अभी आप इसको इतना ही समझ के रखिए, आगे मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, और दैट इन्वॉल्व्स हैकर, वो हैकर को इन्वॉल्व करता है टेकिंग कंट्रोल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल पूरी तरह से ले लेते हैं, एंड ब्लॉकिंग एक्सेस, और हमें चलाने से रोकते हैं, ऑफ इट्स वर्क अनटिल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज़ पेड। उसमें क्या कहा जाता है भी, कंप्यूटर के अंदर एक पैसे मांगे जाते हैं। ठीक है, भी इतने पैसे आप पे कर दो, उसके बाद में ये कंप्यूटर जो है आपका अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में और पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें हैकर शामिल होते हैं और एक कंप्यूटर सिस्टम का नियंत्रण ले लेते हैं और एक निश्चित समय पर अपने काम की पहुंच को अवरुद्ध करना और राशि का भुगतान करने के बाद इसको मतलब ठीक कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वोम। ठीक है, देखिए, वोम की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है जी, WORM इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसकी देख लीजिए फुल फॉर्म, राइट वन, राइट वन रीड मैनी, ये इसकी फुल फॉर्म है। मतलब एक बार इसको लिखा गया और ये इसके बाद में अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, मतलब खुद की कॉपीज़ बनाता रहता है। ठीक है, खुद के जैसे बहुत सारे बनाता रहता है। ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है वोम की। ट्रोजन हॉर्सेस, ट्रोजन हॉर्स ये एक प्रोवर्ब भी है इंग्लिश के अंदर ठीक है, वो आपने कहानी सुनी होगी जिसके अंदर वो घोड़ा बाहर रख के चले जाते हैं, घोड़े के अंदर सैनिक होते हैं, वो घोड़े को अंदर ले आते हैं और वो रात को उसको मार देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्सेस। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन तो आपने देखा होगा, कई बार हम फोटो वगैरह हाइड करते हैं। ठीक है, अपने फ़ोन के अंदर फ़ोटो वगैरह जो हाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं इनक्रिप्शन, उसको बोलते हैं डाटा इनक्रिप्शन। ठीक है, इनक्रिप्ट कर दिया जाता है कुछ स्पेसिफिक कोड के द्वारा, और वो केवल हम ही देख सकते हैं अगर हम उसको कोड को अनलॉक करेंगे। अगर है रैंसमवेयर, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। रैंसम का मतलब होता है फिरौती। क्या होता है जी? फिरौती। फिरौती मांगते हैं ना जो गुंडे लोग होते हैं, हफ्ता मांगते हैं फिरौती, उसी को ही बोलते हैं हम रैंसम। ठीक है जी, चलिए अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है भी, पैसे मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, तो आंसर इसका क्या होगा जी? रैंसम वेयर, इसका डी आंसर है। आप ये याद रखेंगे। होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा अभी क्वेश्चन क्या था। मैंने एक एक पॉइंट को अच्छे से आपसे क्लियर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन? हाँ जी, क्या बोल रहा है? ए स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज एरिया है विद इन द CPU, CPU के अंदर, इन विच ऑल डाटा मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड इज कॉल्ड। ठीक है, क्या कह रहा है? एक विशेष उच्च गति भंडारण क्षेत्र CPU के भीतर जिसमें सारा डाटा होना चाहिए, इसे संसाधित करने के लिए दर्शाया जाता है, या जिसमें दर्शाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ये पूछा गया है जी।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहले मैं इन चारों ऑप्शन को आपको क्लियर कर देता हूँ। BOIS की फुल फॉर्म होती है जी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये जो बायोस है ये किसके अंदर होता है जी? ये रोम के अंदर होता है। हमारी जो परमानेंट मेमोरी होती है रोम, जिसे हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। मैं इसकी फुल फॉर्म भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ, रीड ओनली मेमोरी। साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। कैशे, उसके बाद में रैम। देखो ये कैशे क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा क्लियर कैशे। जब हम किसी एप्लीकेशन की फ़ोन के अंदर इन्फो निकालते हैं तो उसके अंदर हम क्लियर कैशे करते हैं। क्लियर कैश ये एक्चुअली में होती क्या है? ये वो मेमोरी होती है जिसके अंदर हम इनिशियली, किसके अंदर? इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर जो कंप्यूटर को जल्दी जल्दी डाटा चाहिए होता है उसको यूज़ करते हैं, और ये कंप्यूटर को बहुत फास्ट बनाती है, या जो अपना प्रोसेसर है उसको बहुत फास्ट बनाती है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, और या मैं मान लो एक दीवार बना रहा हूँ, ठीक है, ये दीवार मैं छीन रहा हूँ। अगर मेरे पास ईंटें यहीं पड़ी हों, बिल्कुल पास में ईंटें पड़ी हो, तो मैं इस दीवार को जल्दी जल्दी छीन दूंगा। अगर इसको मुझे दूर से लेके आना हो या किसी से मंगवानी हो तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये जो कैशे है ये वो ईंटें हैं जो मेरे पास में पड़ी है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर जब भी प्रोसेस करेगा स्टार्टिंग में तो सबसे पहले वो कैशे की ओर जाएगा। इसका पूरा मैं प्रोसेस आपको अभी लिख के बता देता हूँ कैसे होता है। रैम, रैम की फुल फॉर्म आप देख लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम रजिस्टर्स की बात करते हैं भी, रजिस्टर्स भी क्या होते हैं? इसका आंसर है जी डी रजिस्टर्स, ठीक है। और ये जो रजिस्टर है ये रोम का, सॉरी रैम का पार्ट नहीं होता, मतलब मेमोरी का पार्ट नहीं होता है, ये कंप्यूटर का पार्ट होता है, सीपीयू का पार्ट होता है। इसको समझने के लिए आप ये देखिए भी, पहले जो मेमोरी होती है वो बिट में होती है, ठीक है। बिट को हम बोलते हैं 0 और 1 की फॉर्म में होती है, ठीक है। बिट से बनते हैं जी फ्लिप फ्लॉप। क्या बनते हैं? फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप मतलब एक 1 एंड 0 टोटल के होल को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। और इस फ्लिप फ्लॉप को अगर हम जोड़ दें तो उनसे बोलते हैं जी रजिस्टर्स, उनसे बनते हैं रजिस्टर्स। और ये रजिस्टर्स काफ़ी सारे मिलके क्या बनाते हैं? कैशे बनाते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। तो सबसे फास्ट अगर पूछा जाए तो रजिस्टर होता है, उसके बाद में अगर पूछा जाए तो कैशे होता है। और कैशे क्या है? हमारी जो मेमोरी है इसका पार्ट है, ये आप याद रखेंगे। बाकी मैं एक्सप्लेन आपको अच्छे से करता रहूँगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। होप सो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। क्या कह रहा है? इन ए पावर पॉइंट, पावर पॉइंट के अंदर हीडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन इंसर्ट टैब। ठीक है, देखिए पहले लिखा होता है मेन्यू, फिर लिखा होता है इंसर्ट। इस तरह के कुछ ऑप्शंस होते हैं हमारे। ऊपर से ऊपर टाइटल बार होती है, फिर फॉर्मूला बार, फिर टेक्स्ट बार, इस तरह की बार्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर जो इंसर्ट बार है जिस पे हम क्लिक करते हैं, अगर आप चाहते हो भी मैं दिखाऊं तो वेट करना पड़ेगा आपको। चलो मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ आपको पावर पॉइंट। ये लीजिए जी, पावर पॉइंट को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। पावर पॉइंट को मैंने ओपन किया और मैंने इधर देखिए इस इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सारा कुछ आ जाता है। इसके अंदर ये देखो एक ये ऑप्शन है हीडर एंड फुटर। होप सो आपको ये दिख गया होगा पूरा का पूरा। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हीडर और फुटर इंसर्ट टैब के अंदर पाए जाते हैं, ये कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं? ये बात हमसे पूछा गया है। पहला ग्रुप इलस्ट्रेशन ग्रुप, दूसरा ऑब्जेक्ट ग्रुप, तीसरा है टेक्स्ट ग्रुप और चौथा है टेबल्स ग्रुप। तो ये टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आते हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये लीजिए पावर पॉइंट, ठीक है जी। ये होम वगैरह है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, ये सब कुछ है। इंसर्ट के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखिए जी, ये टेबल्स, ये इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन के अंदर देखो कौन सी आ रही है? पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटो एल्बम, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट। और लिंक के अंदर आते हैं हाइपर लिंक और एक्शन। और टेक्स्ट ग्रुप के अंदर देखिए जी कौन सी आ रही हैं? टेक्स्ट बॉक्स, हीडर एंड बुक, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, स्लाइड, ऑब्जेक्ट, ये सारे टेक्स्ट के अंदर आ रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, टेक्स्ट। और ये लिंक्स के ऊपर आ रहे हैं और ये इलस्ट्रेशन के ऊपर आ रहे हैं। आपको होप सो ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया जी, इलस्ट्रेशन ग्रुप कौन से हैं, ऑब्जेक्ट ग्रुप कौन से हैं, टेक्स्ट ग्रुप कौन से हैं और टेबल्स ग्रुप कौन से हैं। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आता है हमारा हेडर एंड फुटर, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग एलिमेंट डिस्प्लेज टेक्स्ट विद सेम साइज एज नॉर्मल टेक्स्ट रिटन इन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, कोई भी HTML का डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए HTML की पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी है। तो इसके अंदर जो हेडिंग बनाते हैं हम, हेडिंग लिखते हैं ना ऊपर, जो ऊपर ऊपर लिखते हैं हेडिंग, जिसके अंदर जैसे लिखे होता है द ट्रिब्यून, ये इसकी हेडिंग लिखी होती है। उसके अंदर जो ये होते हैं, ये पूछा गया है इसमें से सेम साइज़ के साथ, जैसे इसका आजकल सेम साइज़ 11 रखा जाता है। ठीक है, तो ये पूछा गया है जो हेडिंग का है उसके अंदर कौन सा जो है सेम साइज़ का होगा, वो हमसे पूछा गया। चलो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पावर पॉइंट के अंदर। देखिए, वेट कीजिएगा थोड़ा सा, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। टेक्स्ट साइज़ कहाँ गए भाई, होम के अंदर लेआउट, हमें वर्ड के अंदर जाना पड़ेगा, वेट कीजिएगा, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। इधर वर्ड के अंदर चले जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देखिए। हाँ जी, ये देखिए, ये जो H1, ये देखो क्या लिखा हुआ है जी, 11 लिखा हुआ है। 11 सेम साइज़ है, अभी 11 का साइज़ कौन से में होगा, इसमें हम इंसर्ट करते हैं कुछ, कवर पेज ब्लैंक, हेडर फुटर, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक लिंक्स, सिग्नेचर, ऑब्जेक्ट, पेज लेआउट, ये सब आप ध्यान से एक बार देख लीजिए इनको किस तरह का ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए होम के अंदर हम जाते हैं। यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ और इसके ऊपर देखिए, मैं इसे राइट क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ पूरा का पूरा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पैराग्राफ, फ़ॉन्ट के अंदर हम जाते हैं, ये लीजिए फ़ॉन्ट हमने खोल दिया। ठीक है, इसमें हेडिंग वगैरह सब कुछ दी होती है, देखिए ये रहा है हेडिंग्स। ठीक है, हेडिंग के ऊपर क्लिक किया मैंने, ओके, अब देखिए ये हेडिंग यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ध्यान से आपको मैं बता देता हूँ पूरा का पूरा कंसेप्ट। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके अंदर जो H4 होता है वो सबसे छोटा, फिर H3, फिर H2 और सबसे बड़ा होता है जी H1। क्या होता है, H1 सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है डिफ़ॉल्ट रहेगा जी H4, जो सबसे छोटा होता है, ये सेम साइज़ का होता है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा भी हेडिंग्स कितने प्रकार के होते हैं। अगर इसमें सबसे बड़ा पूछा जाए तो H1 होता है। सबसे बड़ा कौन सा होता है जी, H1, हेडिंग 1 इज़ सबसे बड़ा होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और ये बहुत ही आसान है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड फॉर असेंबली लैंग्वेज। ठीक है जी, असेंबली लैंग्वेज जो है ये एक लो लेवल लैंग्वेज है। अब लो लेवल का मतलब क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ में आती है। ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे। अब देखिए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, इसमें असेंबली लैंग्वेज को कर रहे हैं तो इसका आंसर होएगा जी असेंबलर यूज़ होता है इसके अंदर, जो लो लेवल को हाई लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल को लो लेवल में लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें बताता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए हमें क्या बता रहा है, डेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड विच ऑब्जर्व हीट एंड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। देखो, कंप्यूटर के अंदर एक हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जैसे कंप्यूटर चलता है तो वो हीट हो जाता है। कई बार उसके अंदर एक पंखा लगा होता है जो हीट को बाहर फेंकता रहता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं जी हीट सिंक। क्या बोलते हैं, हीट सिंक। हीट सिंक क्या होती है मैं अभी आपको इमेज में दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले आप इसको समझिए बाकी क्या होते हैं। देखिए, CPU सॉकेट, CPU का फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीमोस बैटरी, ये सीमोस बैटरी की फुल फॉर्म भी देख लीजिए, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड
मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरीज, ये आप इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, सेमीकंडक्टर बैटरीज, ये सीमोस की फुल फॉर्म है। ठीक है जी। अब एक बात और होता है, सीमोस जो है डेट एंड टाइम दिखाता है, जो बैटरी होती है वो डिफ़ॉल्ट डेट एंड टाइम को दिखाती है। ये बात आप याद रखिएगा, पेपर में पहली बार पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो अब हीट सिंक क्या होती है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। हीट सिंक, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, हीट सिंक। हाँ जी, अब देख लीजिए, आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ हीट सिंक की इमेजेस। ये रहा जी पंखा, जो पंखा होता है जो हीट को बाहर भेजता है, ये पंखा लगा होता है, ये आपने देख लिया होगा अच्छे से और आपको समझ में आ गया होगा भी हीट सिंक क्या होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं और क्या लिखा है सिक्स क्वेश्चन में वो पढ़ते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग और हाईलाइटिंग। देखो, किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपल सी बात है, आइकन का इस्तेमाल नहीं करते। कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल प्लस आल दबा के, पर कीबोर्ड हमें सिलेक्टिंग और हाईलाइटिंग के लिए यूज़ नहीं होता। हाईलाइट करने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो भी बात है। बिल्कुल सही, माउस का यूज़ हम करते हैं। किसके लिए? सिलेक्टिंग और हाईलाइटिंग के लिए हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, डैश इंश्योर सिक्योर ट्रांसफर ऑफ डाटा ओवर अनसिक्योर्ड नेटवर्क सच एज इंटरनेट। तो इसको ध्यान से देखिएगा भी, कौन सा ऐसी चीज़ है जो सुरक्षित करती है कि हम डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी? इंटरनेट पे। अब देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, इसके अंदर पहला लिखा हुआ है एंटीवायरस। अगर यहाँ पे फायरवॉल होता, क्या होता जी? फायरवॉल। तो फायरवॉल इसका पूरा आंसर होता। ठीक है, आपने व्हाट्सएप के अंदर देखा होगा भी, व्हाट्सएप के अंदर क्या लिखा होता है? व्हाट्सएप के अंदर आपके लिए लिखा होगा, योर एवरी मैसेज इज इनक्रिप्टेड, नो वन कैन, इवन व्हाट्सएप कैन नॉट रीड इट एक्सेप्ट यू। भी मतलब सिर्फ आपके अलावा उन मैसेज को कोई नहीं पढ़ सकता है, ये आपसे कहा गया है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। आंसर इसका होगा जी क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी की मदद से हम उसके अंदर इनक्रिप्शन करते हैं, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं, और उसे कोई भी मैसेज जो है वो पढ़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो डाटा है वो सिक्योर हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, व्हेन ए लॉजिक बॉम्ब इज एक्टिवेटेड बाय टाइम रिलेटेड एलिमेंट। ठीक है, कोई भी लॉजिक बॉम्ब, अब लॉजिक बॉम्ब क्या होता है वो भी आपसे समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है, जब कोई तर्क यानी कि लॉजिक बॉम्ब समय से संबंधित घटना पर सक्रिय होता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं, एक कंप्यूटर वायरस है, ठीक है, उसको कंप्यूटर के अंदर छोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर क्या लगा होता है, टाइम लगा होता है। वो भी किसी स्पेसिफिक टाइम पर वर्क करना अपना प्रारंभ कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जी टाइम बॉम्ब। क्या बोलते हैं? टाइम बॉम्ब। एक ऐसा वायरस जो एक स्पेसिफिक यानी कि टाइम के ऊपर काम करना स्टार्ट करे तो उसे हम बोलेंगे जी टाइम बॉम्ब। ठीक है, टाइम बॉम्ब की तरह ही होता है, वो टाइम पर ही फटेगा। होप सो आपको ये पूरा का पूरा सेशन जो है वो समझ में आया होगा। 9 क्वेश्चन थे इसके अंदर, जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, और ये आने वाले पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये पूरी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि मुझे इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, मैं आगे भी कंप्यूटर के पहले क्वेश्चन डाल चुका हूँ, ये इसका सेकंड पार्ट था। होप सो ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।